हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आईआईटी वाले मैथ्स टीचर में। हम इस समय एसएससी सीजीएल 2016 के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। ऑलरेडी हमने परसेंटेज टॉपिक को कवर कर लिया है 2 क्लासेस में। हमने इसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आए हैं एसएससी सीजीएल में और एसएससी के बाकी एग्जाम्स में भी, उन सब को लेकर एक डेटाबेस बनाया था। और उनमें से जो बहुत ही रेपिटेटिव और जो टफ क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर हम आपके सामने आए थे। हमने ये भी बताया कि कैसे उनको सॉल्व किया जाए और क्या ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके आप एग्जाम के प्रेशर में उसको जल्दी से कर सकते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक रेशियो लेकर आए हैं। हमारा प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के सामने रखें, जिससे कि एग्जाम में जब वो जाएं तो ऐसा ना हो कि उनके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रेशियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेशियो और फ्रैक्शन में अंतर क्या होता है। नॉर्मली हम इसको सेम ही मानते हैं। क्या होता है कि हम लिखते हैं 3/2 और उसी को हम मान लेते हैं कि रेशियो भी 3/2 है। लेकिन रेशियो और फ्रैक्शन में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि रेशियो में हम ऊपर नीचे या पहला और दूसरा नंबर जो है उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जो नंबर आता है उसे भी वही रेशियो कहा जा सकता है। कि जैसे 3/2 है, उसी को हम 6/4 भी कह सकते हैं, दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या उसी को हम 9/6 भी कह सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में जनरली ऐसा होता है कि 3/2 का मतलब है कि 2 में से 3। लेकिन अगर हमने वहीं पे 6/4 लिख दिया तो उसका अर्थ हो गया 4 में 6। तो यहाँ पे फंडामेंटली डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसी का क्वांटिटी बदल गया। पहले 2 में से 3 था, फिर 4 में से 6। रेशियो में ऐसा नहीं होता है। रेशियो में आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो रेशियो सेम रहता है। तो बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ये देखते हैं कि रेशियो को हम क्योंकि फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम उसको फ्रैक्शन की तरह ही लिखते हैं और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो कि रेशियो की डेफिनेशन पर बेस्ड है। तो अब इसमें बताया गया है, द प्राइसेस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ वाटर बॉटल आर इन द रेशियो 9:7। The price of the school bag is rupees 600 more than the price of the water bottle. Find the price of the water bottle. कि स्कूल बैग और पानी की बोतल में अनुपात दिया है इसमें 9:7। तो हम लिख लेते हैं इसको कि बैग और वाटर बॉटल का रेशियो क्या है, 9:7। फिर ये भी बताया है कि जो बैग का प्राइस है वो 600 ज्यादा है बॉटल से। तो हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई कि जो बैग है वो 600 ज्यादा है वाटर बॉटल से। तो इसमें वाटर बॉटल की जो प्राइस है, मूल्य है, वो पूछ लिया गया। तो क्योंकि डब्लू पूछा है तो हम बी को इक्वेशन से हटा दे तो आसान होगा। तो हमें दूसरी इक्वेशन पहले में डाल देते हैं। तो ये बन जाती है 600 प्लस डब्लू का रेशियो, डब्लू बराबर 9:7। अब देखिए हमें पता है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2W आ जाएगा 4200। यानी कि डब्लू आ जाएगा हमारा 2100। पानी की बोतल का प्राइस 2100 आ गया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था एक्चुअली। जब हम और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें एक तरीका और भी हो सकता है कि जब हम यहाँ पे पहुंचे थे एक क्वेश्चन में, तो हम ये देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यानी जो फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे लिखा है, उनमें जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस है 600 का, और यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस है
2 का। तो 600 की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू क्या आ जाती है, एक की वैल्यू आ जाती है 300। और हमें पता है W तो 7 के इक्विवेलेंट है, तो W 7 है, तो W हो गया 300 इंटू 7 यानी 2100। तो ये तरीका भी हम लगा सकते हैं, तो ये इजी होता है, जल्दी से क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, रेशियो क्या है, फ्रैक्शन की तरह कैसे उसको लिख सकते हैं, उस डेफिनेशन पर ये बेस्ड था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है इफ 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 5y बटे 6x माइनस 5y इक्वल टू 11/7, फाइंड x रेशियो y। तो इसको अगर हम लिख लें तो ये इस तरह हो जाएगा कि 6x प्लस 5y प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6x माइनस 5y, ये हो जाएगा 11/7। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ दिया है x इज टू वाई का रेशियो, या इसको दूसरे शब्दों में कह लें कि x बाई वाई पूछ दिया गया हमें। तो अब देखो, यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है उसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करते जाएं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से ऊपर, 7 ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाके 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई रेशियो दिया है, कि हमें दिया है कि a बाई बी बराबर सी टू डी, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपस में ही जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है उनको आपस में ही जोड़ घटा देंगे, तो भी वही रेशियो, बराबर का ही रेशियो आएगा। यानी a प्लस बी और a माइनस बी भी c प्लस डी बाई सी माइनस डी होगा। इसको कंपेंडो डिविडेंडो कहते हैं, ये थ्योरम है रेशियो और प्रोपोर्शंस की। तो अगर ऐसा दिया है तो ये ऐसा बन जाता है। तो अगर हम इसी को लगा दें हमारे इक्वेशन में, तो 6x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 5y, ये सीधे हो जाएगा 12x। और नीचे अगर होगा 6x प्लस 5y माइनस 6x माइनस 5y, तो ये हो जाएगा 10y। इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे, तो दूसरी साइड आएगा 11 माइनस 7, 11 प्लस 7, 11 माइनस 7, यानी कि 18/4। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, x बाई वाई आ जाता है 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 15/4, यानी कि x इज टू वाई हमारा 15:4 का रेशियो है। तो ये हमारा आंसर ऐसे निकल आता है। यहाँ पे हमने कंपेंडो डिविडेंडो वाली थ्योरम को यूज किया है, तो इजिली हो गया है, हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि इफ 3p बराबर 4q बराबर 5r बराबर 6s, तो पूछ दिया है कि p रेशियो q रेशियो r रेशियो s क्या है। तो अब इसमें कोई व्यक्ति है, वो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो सकता है कि अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको पहले तो समझाने के लिए हम लॉन्ग मेथड बताते हैं कि ये जब चारों बराबर है तो मान लेते हैं कि चारों के हो गए। तो इससे सबकी वैल्यू आ जाएगी कि p हो गया k/3, q हो गया k/4, r हो गया k/5, s हो गया k/6। जब वैल्यू आ गई तो हम इसको रेशियो में भी बना सकते हैं कि p इज टू q इज टू r इज टू s इक्वल टू k/3 इज टू k/4 इज टू k/5 इज टू k/6। अब क्योंकि k सब में कॉमन है तो k हर जगह से हटा दिया जाएगा, क्योंकि रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो सेम रेशियो ही होता है।
तो के हर जगह से हटा देंगे तो 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 बन जाएगा। अब इस तरह से जब ये बन गया, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में रेशियो आया, लेकिन हम जनरली फ्रैक्शन में रेशियो नहीं निकालते, इंटीजर वैल्यू में रखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हटाएंगे कैसे। तो ऊपर न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर से चारों को मल्टीप्लाई करें इस तरह से कि डिनोमिनेटर जो है वो कट जाए, तो हमारा बढ़िया इंटीजर में रेशियो आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या है। तो इनका एलसीएम हमें पता है, ये होगा 6 × 2 × 5 यानी कि 60। 60 है एलसीएम, तो हम एलसीएम 60 है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। तो ये हो जाएगा 20:15:12:10। तो पी क्यू आर एस का रेशियो ऐसे सीधे सीधे आ गया। दूसरी चीज एक समझने वाली ये है कि अगर ऐसा होता है कभी भी कि जो के लिख के हमने किया था, बट अगर हमको ऐसा समझ में आ जाए कि चार वैल्यू बराबर हैं, तो इसका मतलब उनमें आगे एक एक फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पी में 3 से हो रहा है, क्यू में 4 से, आर में 5 से और एस में 6 से। तो इसका मतलब आपस में रेशियो क्या होगा, उस फैक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे हम सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस का रेशियो जो है वो उनके फैक्टर का इनवर्स होगा, यानी 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। और फिर वही एलसीएम वाली चीज करके हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेथड तब लगाना है जब चार वैल्यूज इक्वल हो, तो फैक्टर्स के इनवर्स में रेशियो हो जाता है। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सीधे सीधे जल्दी आंसर आ जाता। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताया है कि इफ p/q इज इक्वल टू 5/6, q is to r is equal to 4:5, r is to s is equal to 3:7, then find p is to s। तो अब इसमें कहीं रेशियो लिखा है, कहीं फ्रैक्शन लिखा, हम सबको फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं कि p/q है 5/6, q/r है 4/5, r/s है 3/7। पूछ लिया है p/s क्या है। तो देखो, एक तरीका तो क्या है कि तुम p को लिखो q की तरह, फिर q को r की तरह, r को s की तरह लिखो, और फिर सब अल्टीमेटली q s क्योंकि r की टर्म्स में आ जाएगा, r फिर s के टर्म्स। तो इस तरह से क्या होगा कि s जो है वो p की तरह आ जाएगा, p के क्या फैक्टर है। तो डायरेक्टली एक तो तरीका एक ही, इस तरह करो। तो इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली कि p हो जाएगा 5/6 ऑफ q, और दूसरी जगह हमें मिलेगा कि q है लेकिन 4/5 ऑफ r, और r है 3/7 ऑफ s। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि p इज इक्वल टू 5/6 ऑफ q, q खुद है लेकिन 4/5 ऑफ r, और r खुद है 3/7 ऑफ s। तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा कि p है 2/7 ऑफ s, यानी t बाई s है 2/7। रेशियो अगर बात करें तो 2:7। तो ये एक तरीका है कि एक दूसरे के टर्म्स में निकाल के कर लिया। और नहीं तो इसमें शॉर्ट तरीका क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो एक में डिनोमिनेटर है और दूसरे में न्यूमरेटर है, तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, p/q इंटू q/r इंटू r/s। तो ये आपस में कटते जाएंगे, सीधे p/s आएगा, और जो कि होगा 5/6 इंटू 4/5 इंटू 3/7, जो कि 2/7 आ गया। तो ऐसे डायरेक्टली भी अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, तो उससे सीधे सीधे भी p/s की वैल्यू 2/7 आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली हमसे हो सकते हैं। तो अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि k स्क्वायर रेशियो m
बराबर m/25। तो पूछ दिया है कि k² + 3m² का रेशियो k² + m² कितना होगा। तो ये पूछ लिया गया। अब देखो, पहली क्वेश्चन को अगर हम फ्रैक्शन की तरह लिख दें तो ये ऐसे बन जाएगा, या इसको अगर हम थोड़ा सा k² और m² की तरह लिख दें तो ये 1/25 हो जाएगा। अब एक तरीका तो क्या है कि हम k² को लिख दें कि m²/25 और फिर ये वैल्यू इधर लिखें। तो जब हम ये वैल्यू उस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या बनेगा, k² बन जाएगा m²/25 प्लस 3m², और इसका रेशियो है m²/25 प्लस m² से m² कॉमन है तो हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1/25 प्लस 3 का रेशियो 1/25 प्लस 1, पूरे को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इंटीजर आंसर आए। तो ये हो जाएगा 1 + 75 = 1 + 25, यानी कि 76:26। तो एक तरीका तो ये है, इसको हम और करेंगे तो ये बन जाएगा 38:13। तो एक तो ये आंसर ऐसे आ सकता है। दूसरा क्या है कि हम ये चीज को हमने निकाल लिया है, k²/m² 1/25 है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो k²/3m² k² + m² है, ये एक्चुअली है क्या। इसको अगर पूरे को हम m² से डिवाइड कर दें तो ये है k²/m² प्लस 3 और k²/m² प्लस 1। तो ये वही चीज है कि k²/m² के टर्म्स में आ गया, तो 1/25 सीधे सीधे लिख दो। तो 1/25 प्लस 1, 1/25 प्लस 1, और फिर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 में प्लस 3 है, 1 + 75, 1 + 26, 25, यानी कि ये 38/13 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो एक ये भी तरीका है कि k²/m² का रेशियो ही मान के कर लो, तो उससे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन देख के हमें के और एम ढूंढने में नहीं लग जाना है। कई बार क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं लोग कि ये आ जाता है तो यहाँ पे कर लेंगे कि k = ±m/5, फिर उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये सब में नहीं पढ़ना है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में k², m² बेसिकली स्क्वायर की बात हुई है, और वो भी आपस में रेशियो बन सकता है k²/m²। तो सिर्फ k²/m² निकाल के ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इजिली हो सकता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है, अमन हैज 15 hens and 6 cows. Rohan has 20 hens and 10 cows. Mohan has 9 hens and 3 cows. And Sohan has 14 hens and 8 cows. Who has the greatest ratio of hens to cow? तो सबके पास कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं, और पूछा किसका सबसे बड़ा रेशियो है मुर्गियों का गाय के साथ अनुपात देखें तो हम सबका रेशियो निकालते हैं पहले। अमन का रेशियो है कि 15 है 6 गाय। रोहन का है 20 है 10 काउस। मोहन का है 9 है 3 काउस। और सोहन का है 14 है 8 काउस। अब चारों वैल्यूज क्योंकि फ्रैक्शन में है तो आपस में इसको ऐसे कंपेयर करना मुश्किल है। हो सकता है कि इसमें डिवाइड करके सीधे सीधे आंसर भी इजिली आ रहा है कि जैसे R 2 है, ये 3 है ना, ये हमारा हो जाएगा 2.5। इस तरह से हो सकता है कि ये 7/4 यानी कि 1.75। तो हो सकता है कि हम इस तरह भी करके निकाल लें। तो ये सीधे सीधे हमें दिख रहा है 3, तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका आ गया, मोहन का। बट ऐसा भी संभव है कि क्वेश्चन में इतने आसान रेशियो ना हो। क्वेश्चन हो सकता है कठिन हो जिसमें रेशियो आसान ना हो, फ्रैक्शन आसान ना हो कि वो इतनी अच्छे से डिवाइड हो पाए।
तो ऐसे में जो श्योर शॉर्ट मेथड है वो यही है कि जो डिनोमिनेटर है उनका हमें आपस में एलसीएम लेके देखना होगा और एलसीएम से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एलसीएम लेते 6, 10, 3 और 8 का, तो वो होता 8 × 3 × 5, यानी कि 120। फिर पूरे को हम 120 से मल्टीप्लाई कर देते, तो रेशियो आ जाता आपस में कि ए रेशियो बी, बी नहीं है यहाँ पे, आर है। एक सेकंड, मोहन और सोहन। तो ये 120 से पूरे को मल्टीप्लाई करते, तो ये होता 15 × 20, 20 × 12, 9 × 40 और 14 × 15। और फिर हम इसको सॉल्व करते, तो ये आता 300, 240, 360 और 210। तो इससे भी हमें दिखता है कि 360 सबसे बड़ा है, तो मोहन का बड़ा है, सबसे ज्यादा रेशियो। लेकिन ये मतलब पूरे को मैंने डिवाइड नहीं किया, एक्चुअली 120 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे ऑब्वियसली। तो ये 120 से डिवाइड होता, तो न्यूमरेटर को ही क्योंकि हमें चेक करना था, तो 360 सबसे बड़ा मोहन का था, तो मोहन का रेशियो सबसे ज्यादा है। तो क्यों, नॉर्मली तो ये क्वेश्चन आसान था, तो हमने सीधे डिवाइड करके ही देख लिया कि आंसर 3 है, मोहन के केस में उसका है ज्यादा। बट अगर डेटा ऐसा हो कि जिसमें इजीली डिवीजन करके आंसर नहीं आना हो, तो फिर हमें ये एलसीएम का मेथड लगाना है, जिससे कि हम आंसर निकाल सके। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है अ नंबर 45 is divided into two parts such that 4 times one part and 9 times the another together equal 225. Find the value of 8 times the smaller number. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि 45 को दो हिस्से में बांटा गया है, ए और बी। तो हमें ये चीज पता है कि ए प्लस बी जो है वो तो 45 है, क्योंकि 45 को ही दो हिस्से में बांटा गया है। फिर दूसरी चीज इसने बोला है कि एक पार्ट का 4 गुना प्लस दूसरे का 9 गुना, वो बराबर होता है 225 के। ठीक है, ये चीज भी हमें बता दी गई है। तो अब इसने यहाँ पे फिर क्या बोला कि जो स्मॉलर है उसका 8 गुना हम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन है, ए प्लस बी इक्वल टू 45 और 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 225। तो हम इसको सीधे सीधे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तरीका समझने का क्या है कि जो 45 है, तो अगर हम इसका 4 टाइम्स कर लें, तो 45 × 4 क्या होता है, नहीं सॉरी 5 टाइम्स अगर हम कर लें, तो ये हो जाएगा 225। 45 का 5 गुना 225 होता है, जो कि इस वाली इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड है। तो 225 बराबर है 5 टाइम्स a प्लस बी के, क्योंकि 45 a प्लस बी है, यानी 5a प्लस 5b। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको 225 जो है वो 5a प्लस 5b है, और साथ ही साथ 4a प्लस 9b भी है। तो ये आपस में अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा कि 4b - a बराबर 0, यानी a बराबर 4b। तो हमें एक तरह से रेशियो पता चल गया कि a क्योंकि 4b के बराबर है, तो रेशियो क्या है, 4:1 में डिवाइड हुआ है नंबर। ठीक है, अब स्मॉलर वाला हमें पता चल गया, यानी बी स्मॉलर वाला है, जो कि 1 रेशियो है, और बड़ा वाला 4 है, 4 पार्ट्स है। तो एक्चुअली 8 गुना ऑफ स्मॉलर क्या हुआ, तो स्मॉलर है 1 और टोटल है 5 पार्ट, 1 + 4 × 45 का।
तो ये हम देख लेंगे 8/5 × 45, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 72 इससे। अच्छा, इसमें एक समझाने का तरीका और है, एक जो याद रखने की चीज है वो ये है कि सपोज कोई एक नंबर है ए, या बल्कि ए नहीं, एक्स लेते हैं, कि सपोज कोई नंबर एक्स है, उसको हम A:B रेशियो में बांटते हैं, A:B रेशियो में बांटते हैं, है ना। तो ये दोनों पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी, ये पार्ट्स का नाम हम कुछ और दे देते हैं, सपोज हमें पार्ट्स का नाम कुछ और रखना है ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। दो हिस्सों में एक्स को बांटा, बड़ा ए और बड़ा बी, और आपस में रेशियो है छोटा ए और छोटा बी। तो एक्चुअली वैल्यू इनकी क्या है, तो बड़ा ए होगा एक्स इंटू छोटा ए, क्योंकि छोटा ए का रेशियो है इसके साथ, डिवाइडेड बाई दोनों पार्ट्स, यानी ए प्लस बी, और बड़ा बी हो जाएगा एक्स इंटू छोटा बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये चीज हमेशा प्रूव होती है कि कभी भी दो हिस्से होते हैं किसी भी संख्या के और उनका आपस में रेशियो पता है, तो जब रेशियो पता है तो उससे हम इजिली इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए ओरिजिनल संख्याएं भी निकाल सकते हैं। तो ये आगे के क्वेश्चंस में भी हम यूज कर सकते हैं, और एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है इसका। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 100 है, हमारे पास 100 नंबर है, और उसको हमने दो हिस्से में बांटा था, 75 और 25। मान लीजिए हमें बताया नहीं था किसी ने कि 75 और 25 है, और सीधे बोल दिया था कि रेशियो है 3:1, इसमें बांटा है। तो अब हमें संख्याएं निकालनी है कि क्या है वो संख्या है जो 100 से निकली है। तो उसका तरीका क्या है कि पहली संख्या जो है वो हम निकाल लेंगे कि 100 इंटू, पहली संख्या के लिए 3 है रेशियो, तो 3 पार्ट और 3+1, यानी कि 300/4 75। ऐसे ही दूसरी संख्या जो है वो निकल आएगी 100 इंटू 1, क्योंकि दूसरे के लिए 1 है, अपॉन 3+1, यानी 100/4, यानी 25। तो इस तरह से दोनों संख्याएं निकल आएंगी। तो अगर सिर्फ हमें ओरिजिनल नंबर और रेशियो जिसमें वो डिवाइड हुआ ये बताया गया है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि उनके क्या क्या हिस्से हुए हैं। तो एक ये तरीका है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, बट अगर ये नहीं आता है तो कई बार सवाल में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब इसमें बताया गया है कि अ सर्टेन सम, एक राशि जो है उसे चार लोगों में ABCD में बांटा गया है। किस तरह बांटा गया है कि A:B का रेशियो है 2:5, B:C का रेशियो है 3:4, C:D का रेशियो है 5:7। फिर साथ ही साथ इसमें बता दिया है कि B का शेयर और D के शेयर में अंतर जो है, डिफरेंस है, वो है 10,400। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, 10,400 है कि बी और डी का अंतर बोला है, तो ये बी और डी का अंतर का मतलब B-D भी हो सकता है, या इसका मतलब D-B भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि बड़ी क्या संख्या है, डी बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसमें एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली हो सके। अब इसमें हम देख रहे हैं कि A:B 2:5 है, B:C 3:4 है, C:D 5:7 है। अब हमें आपस में अगर कंपेयर करना और ये जानना है कि बड़ा बी है कि डी है, तो इसके लिए एक तरीका है स्टैंडर्ड, कि देखो इस वाले फ्रैक्शन में बी के साथ का जो नीचे है डिनोमिनेटर वो 5 है, दूसरे में 3 है। तो कंपेयर करने के लिए दोनों फ्रैक्शन को क्या करेंगे कि एक दूसरे के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी A/B को, क्योंकि दूसरी साइड 3 है तो 2 × 3, 5 × 3, यानी कि 6:15 कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे
दूसरी साइड यानी 5 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15:4 पंचे 20। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें C/D भी पता है, ये 5:7। अब यहाँ पे भी C के साथ 20 है, यहाँ पे C के साथ 5 है, तो उसको भी 20 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 20/28। तो अब देखो D के साथ 28 आ रहा है, B के साथ 15 आ रहा है, तो यानी D बड़ा है, B छोटा है, तो D-B है एक्चुअली, ये नहीं है, ये है, तो D-B है 10,400। ठीक है। और इसमें फिर पूछ लिया है कि टोटल सम क्या है, यानी A+B+C+D क्या है। तो अब देखो, हमारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। D-B है 10,400, और वैसे हमने पार्ट्स के हिसाब से निकालना है, तो D 28 पार्ट है, B 15 पार्ट है, तो 28 - 15 यानी कि 13 पार्ट जो है वो बराबर है 10,400 के। ठीक है। ये पार्ट है 13, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही A+B+C+D क्या है हमारी नई क्वेश्चन में, तो A है 6, ठीक है, B 15, C C है 20, 5 नहीं, 5 तो पहले था, और D है 28। ठीक है। तो ये हो गया 35 + 34 यानी कि 69। तो A+B है 69, और हमें पता है कि 13 पार्ट की वैल्यू है 10,400, तो 69 क्या है, 13 × 3 ही तो है 69। तो यानी हमें क्या करना है, 10,400 × 3 कर देना है। तो ये आंसर हमारा इस तरह से आ जाएगा। टोटल सम की वैल्यू हमारी आ गई है। आई होप ये इजीली समझ आ रहा हो, इसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 13 × 3 69 कहाँ होता है, तो 39 होता है। रुको, तो यहाँ पे सही करते हैं, 13 × 3 नहीं होगा। अब हमें 13 की वैल्यू पता है, 69 की निकाल रहे हैं, तो सीधे हम क्या करें कि जो 13 की वैल्यू है 10,400, तो एक की वैल्यू डिवाइडेड बाई 13 इंटू 69, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक्चुअली होगा 800 × 69, तो ये हो जाएगा 55200। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत गलती। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The number of books on mathematics, physics, and chemistry in a university library is in the ratio 10:6:8। अब इसमें बताया गया है कि किसी लाइब्रेरी में बुक्स जो है उनका रेशियो बता दिया है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबों का रेशियो है 10:6:8। अब फिर इसमें बोला गया है कि सब में कुछ परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10 वाले में 20% इंक्रीज हो रहा है, 10 रेशियो थी मैथ की, 10% हो रहा है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 25% इंक्रीज हो रहा है। तो नया रेशियो पूछ दिया गया है कि नया रेशियो क्या है। तो देखो, नया रेशियो निकालने का तरीका क्या है कि जो पार्ट्स दिए उन्हीं में सीधे इंक्रीज कर दो, कि 10 में 20% इंक्रीज मार दो सीधे, 6 में 10% इंक्रीज मार दो, और इस तरह 8 में 25% इंक्रीज सीधे सीधे कर दिया हमने। तो जब ऐसे किया, तो ये हो गया 12, ये हो गया 6.6, और ये हो गया 10। तो 12, 6.6, 10। अब फ्रैक्शन या पॉइंट में तो रेशियो कभी लिखते नहीं है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज हो गई हमारी 120, 66, 10 का हो गया 100। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 से तो हो रहा है, तो ये हो गया 66, 60, 33 और 50। तो ये हमारा नया रेशियो आ गया जिसमें किताबें हैं
कि मैथ की किताबें, फिजिक्स की किताबें और केमिस्ट्री की किताबों के बीच का रेशियो है 60:33:50। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बेसिकली हमने क्या किया, जो पार्ट्स है रेशियो में 10, 6, 8, उन्हीं में उसी हिसाब से परसेंटेज इंक्रीज करते गए, तो सीधे सीधे आंसर आ गया। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है मंथली सैलरीज ऑफ रोहित एंड संजना आर इन द रेशियो 13:11। तो हम लिख लेते हैं कि रोहित और संजना की सैलरी का रेशियो 13:11 है। फिर बोला कि इफ रोहित एंड संजना गेट सैलरी हाइक्स ऑफ ₹3,000 and 2,000 respectively, then the ratio of their salaries become 29:24। तो अब क्या हुआ कि रोहित की सैलरी 3,000 बढ़ गई और संजना की सैलरी 2,000 बढ़ गई। तो अब इनका रेशियो हो गया 29:24। तो अब इसमें पूछ दिया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ संजना आफ्टर द इंक्रीज। यानी कि इसने पूछा S+2,000 क्या है, ये इसने पूछ लिया है। तो अब देखो, एक तरीका तो क्या है कि हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11R बराबर 13S, और इधर हो जाएगा 24R प्लस 3,000 इंटू 24 बराबर 29S प्लस 2,000 इंटू 29। ठीक है, सीधी सीधी बात है इसमें। अब हमें इसमें से R और S को निकालना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि R की वैल्यू निकाल लेते हैं S के टर्म्स में, क्योंकि हमें S ही निकालना है अल्टीमेटली। तो R है 13:11S, उसको यहीं पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 13:11S प्लस 24 इंटू 3, यानी कि 72,000 बराबर 29S प्लस ये हो जाएगा 58,000। तो ये आ जाएगा 24 इंटू 13/11 माइनस 29S प्लस 72,000 माइनस 58,000 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 14,000। ठीक है, और ये एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 इंटू 13, तो इसकी वैल्यू होगी 312 माइनस 319 माइनस 7/11। तो ये आएगा -7/11। तो माइनस 7/11S प्लस 14,000 इज इक्वल टू 0। तो इससे S आ जाएगा हमारा 22,000। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, S+2,000 पूछा गया था। तो S+2,000 है 24,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन फास्ट कर दिया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बट 24,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो देखो लॉन्ग तरीका होता है, लेकिन इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, हम इसको भी समझ लेते हैं। देखो, इसका अब हम शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। ये हमने एक फॉर्मूला बनाया है, जिस फॉर्मूले से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग इस तरह के वही क्वेश्चंस कर पाते हैं जिसमें जो चेंज है वो बराबर हो रहा है। जैसे इसमें चेंज बराबर नहीं है, इसमें 3,000 और 2,000 का है, तो इसलिए क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हमारे फॉर्मूले से चाहे वो चेंज बराबर हो चाहे अलग अलग हो, आंसर हमेशा सही आएगा।
तो देखो इसको हम पहले समझा देते हैं, फॉर्मूला है क्या कि दो क्वांटिटी है ए और बी, उनका हमें रेशियो दिया गया है ए बाई बी। ठीक है, ये पता है हमें। फिर ए बदल गया, ए बन गया ए प्राइम, जो कि है ए में कुछ बदलाव आया है, ए प्लस डेल्टा है, ए में कुछ जुड़ गया डेल्टा है। ऐसे ही बी भी बदल गया है, बी बन गया है बी प्राइम, और बी में भी कुछ बदलाव आया है, बी प्लस डेल्टा बी। और जो बदलाव के बाद रेशियो है, यानी ए प्राइम अपॉन बी प्राइम, ये भी हमें दिया गया है क्वेश्चन में। दो चीजें ये दी गई हैं, और तीसरा हमें ये भी पता है कि बदलाव है क्या, यानी हमें डेल्टा ए भी दिया गया है और डेल्टा बी भी दिया गया है। तो जब ये चार चीजें दी हैं, तो हमें बी निकालने का सबसे इजी तरीका है, वो क्या होता है। पहली बात तो हम रेशियोज का नाम ले लेते हैं कि ए बाई बी को हम कह देते हैं आर, ए प्राइम अपॉन बी प्राइम को हम कह देते हैं आर प्राइम, और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी को कह देते हैं हम डेल्टा आर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, हमें रेशियो सारे पता है, ए बाई बी पता है, ए प्राइम बाई बी प्राइम पता है, और क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी भी पता है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा बी भी पता है हमें, उसका रेशियो भी निकाल लेंगे। तो इसमें फॉर्मूला होता है कि डेल्टा बी अपॉन बी बराबर आर प्राइम माइनस आर डिवाइडेड बाई डेल्टा आर माइनस डेल्टा प्राइम, ये डेल्टा आर माइनस आर प्राइम। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इससे ऐसे क्वेश्चन कभी भी हो सकते हैं। तब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ए है भाई रोहित की सैलरी, बी है संजना की सैलरी। तो इस तरह से हमसे संजना की बाद वाली पूछ ली है। तो डेल्टा बी हमें पता है, पहली बात तो संजना के में अंतर क्या आया, 2000 का बढ़ गया है, सैलरी हाइक हुआ है, प्लस 2000। कम हुआ होता तो माइनस लिखते हैं हम। बी संजना की पुरानी सैलरी, तो उसको हम बी ही ले लेते हैं। ठीक है, बराबर आर प्राइम बाद का रेशियो, तो बाद का रेशियो 29/24 माइनस पहले का रेशियो 13/11 डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, चेंज क्या हुआ है, तो 3000 बाई 2000 है, यानी 3/2 माइनस बाद का रेशियो 29/24। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि 2000/बी, बी है संजना की सैलरी पहले वाली, 24 × 11, ये है 319, माइनस 24 × 13 हो जाता है हमारा 312, पूरा डिवाइडेड बाई, और यहाँ होगा 72 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 2 × 24। तो 24 तो यहाँ से कट गया, अब ये ऊपर बन गया 7/11, और नीचे क्या बन गया 14/2। तो ये 7 और 14 में भी आपस में दो दो कटो और एक, तो ये हो गया 1/11। तो इससे बी की वैल्यू आ जाएगी 2000 × 11, यानी कि 22,000। क्वेश्चन क्योंकि पूछा था बाद की सैलरी, यानी बी प्राइम पूछा था, जो कि बी प्लस डेल्टा बी है, यानी 22,000 प्लस 2,000 है, तो ये 24,000 आ गया। तो इससे सीधे सीधे ये आंसर 24,000 आ जाता है। ये मेथड पिछले मेथड से आसान है, क्योंकि पिछले मेथड में हमें कई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, आर एस ये वो, इसमें क्या है कि सीधे सीधे फॉर्मूला में लिखे और आंसर हमें मिल जाता है। तो अगला एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियली इन अ कॉलेज इज 7:8। फिर 30 बॉयज ने क्या किया, कॉलेज छोड़ दिया, और 50 नई लड़कियों ने ज्वाइन किया, और रेशियो बन गया 3:4। तो पूछ लिया है कि इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था कॉलेज में, कि इनिशियली कितनी लड़कियां थी। तो अब हम यही वाला फॉर्मूला जो अभी अभी हमने नया सीखा है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देख लेना है कि ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज, और बी का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला लग रहा है। तो अब इसमें
फॉर्मूला हम सीधे सीधे लगाते हैं, डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है, कितना चेंज हुआ बी में, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स में। तो गर्ल्स क्योंकि बढ़ी है तो यहाँ पे +50 आएगा, डिवाइडेड बाई बी। बी यानी कितनी लड़कियां ओरिजिनली थी, तो बी लिख देते हैं उसे, बराबर आर प्राइम, बाद का रेशियो, बाद का रेशियो 3/4 है, माइनस आर पहले का रेशियो 7/8, डिवाइडेड बाई चेंज का रेशियो। चेंज का रेशियो क्या है कि लड़कों का नेगेटिव है, क्योंकि लड़के 30 गए हैं और लड़कियां +50 आई हैं। ठीक है, तो चेंज का रेशियो -3/50 है, और माइनस बाद का रेशियो यानी -3/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3/5 +3/4, तो ये आ जाएगा -4/32, और यहाँ आ जाएगा 33/20। नहीं, एक सेकंड, गलती हो गई है। यहाँ आएगा 3 × 9/20, हाँ तो यानी 27/20। ठीक है, तो यानी 50/20 हमारा हो गया। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है, हटा देंगे, तो ऊपर तो 4/32 यानी 1/8, नीचे 27/20, तो यानी ये हो गया 20/8 × 27 5 2। ठीक है, तो इससे बी आ गया हमारा 2 × 27/50/5, ये है 10, तो ये हो गया 540। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गई जो ओरिजिनल थी, वो हो गई 540। बी प्राइम पूछा होता इसने तो हमें पता है 50 और आई है, तो 50 और जोड़ देते, तो उससे आ जाता है 590। तो इससे सीधे सीधे जल्दी से हमारा आंसर निकल आता है 540। 540 थी ओरिजिनली नंबर ऑफ गर्ल्स कॉलेज में। तो अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें बोला गया है कि रोहन हैज सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 एंड 120। ठीक है, फिर बोला गया है कि विच टुगेदर अमाउंट टू रुपीज 100, नहीं 1440, 1440। If the number of notes of each denomination are interchanged, then the new amount is 360 less than before. Find the number of 50 notes. तो कहने का मतलब क्या है कि रोहन के पास 50 और 20 के नोट हैं, जो जोड़ के 1440 बन जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के जो इसके पास नोट है वो एक्स संख्या में है, और 20 रुपए के इसके पास नोट जो है वो वाई संख्या में है। तो टोटल उसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्योंकि हर एक एक्स नोट की वैल्यू 50 है, तो टोटल उसका मूल्य 50x होता है। ऐसे ही वाई नोटों की वैल्यू 20 है, तो उनकी टोटल वैल्यू 20 × वाई हो गया, क्योंकि हर एक की वैल्यू 20 है, और ऐसे वाई नोट है तो 20y हो गया। तो ये दोनों जोड़ के नोटों की कुल जो अमाउंट होता वो 1440 होता। फिर इसने बोल दिया कि अगर नंबर ऑफ नोट जो है वो इंटरचेंज हो जाए, यानी बाद में क्या हुआ कि इसके वाई हो गए और इसके एक्स हो गए, तो बाद में इक्वेशन ये बन गई 50y + 20x। और ये इसने बोला क्या है, 360 कम है, 1440 माइनस 360। ठीक है, तो अब इसने बोल दिया कि पूछ लिया इसने कि x और y कितने हैं। ठीक है, या कहने का मतलब x ही पूछा इसने कि 50 के नोट क्या है। इसने ये नहीं बोला कि कब के, पहले की बात के, तो हम यानी मान रहे हैं कि अभी पहले वाले की बात हो रही है, क्योंकि बाद में इफ लगा है कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता है, यानी किया नहीं है, तो यानी कि हमें ओरिजिनल एक्स की वैल्यू पूछ ली है कि 50 के कितने नोट थे, ये पूछ लिया। तो देखो दो इक्वेशन है इसमें, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इसको एक तो तरीका है कि हम सीधे सीधे सॉल्व करके निकाल लें। ठीक है, अब लेकिन इसका एक तरीका और है। इसमें समझने का एक तरीका क्या है कि
ये जो 50x + 20y जो है, ये जुड़ के 1440 हो रहा है, और ये दूसरा जो है वो ऐसा हो रहा है। इसको हम सॉल्व करते रहेंगे, एक्स वाई निकल आएगा। लेकिन इसमें तरीका जो समझने वाला है वो ये है कि हम देखें कि एक्चुअली कितने नोट की एवरेज वैल्यू कितनी बदल रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यार एवरेज वैल्यू पहले जो 50 रुपए का नोट था वो अब 20 का नोट बन गया, और 20 का वैल्यू जो नोट है वो 50 का हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है वो ये है कि टोटल 30 रुपए का अंतर आ रहा है हर एक नोट में। ठीक है, और नंबर ऑफ नोटों में डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं डी है। और ये जो अंतर आ रहा है और नंबर ऑफ नोटों का डिफरेंस है, यही बन रहा है 360। ठीक है, तो इससे आ जाता है कि नोटों में आपस में डिफरेंस क्या है संख्या में, वो आ जा रही है 12। ठीक है, तो इससे सीधे सीधे हमारे पास पता चल रहा है कि x - y जो है वो 12 है। और जब x - y 12 है तो y बराबर है x - 12। तो हम इसको सीधे सीधे इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन में ही रख देंगे तो 50x + 20 x - 12 इक्वल टू 1440। तो ये हो जाएगा 70x - 240। तो यानी 70x हमारा बन जाएगा 1680। तो यानी हमारा x हो जाएगा 24। तो इससे सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया कि 24 नोट जो है वो 50 के थे। तो इसमें डिफरेंस वाला ये एक फंडा लगाना है कि जो नंबर ऑफ नोट जो है वो बदल रहे हैं कितनी वैल्यू से, 30 की संख्या से। 50 बन गया 20, 20 बन गया 50, तो डिफरेंस जो है वो 30 है। और जो डिफरेंस हर नोट में आ रहा है वो माइनस हो रहा है हर एक नोट से ओवरऑल। वो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि दोनों के नोटों की संख्या का डिफरेंस। तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा कि कितना चेंज हुआ। तो इससे सीधे 30 × डी बराबर 360, यानी डी 12। तो डी क्या है, x - y 12। तो इसको फिर हम वापस सीधे रख के सॉल्व कर देंगे। तो लंबा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, सीधे सीधे x बराबर 12, x बराबर 24 हमारे पास आ जाए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया है द मंथली इनकम्स ऑफ रवि एंड मोहित आर इन द रेशियो 5:6। तो लिख देते हैं रवि और मोहित की इनकम का रेशियो है 5:6। और फिर बोला है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो क्या है, 8:11। तो एक्सपेंडिचर ऑफ रवि और एक्सपेंडिचर ऑफ मोहित वो है 8:11। अच्छा, दूसरी चीज ये भी बोला है कि दोनों ही 1400 बचा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इनकम में से खर्चा घटा दे। तो रवि की इनकम में से भी 1400 घटा दे, इनकम माइनस सेविंग घटा दे। और मोहित की इनकम में से भी वो भी 1400 ही घटा रहा है। तो ये दोनों का एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई है कि एक तो R/M है 5:6, दूसरा R - 1400, M - 1400 का रेशियो 8:11। और इसमें फिर हमें सीधे बोल दिया है कि मंथली इनकम दोनों की बतानी, यानी आर और एम दोनों ही पूछ लिया। तो अब ये बेसिकली एक ऐसा सवाल है, वही है जो हमने डेल्टा बी का फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा है कि ए क्या है, वो है रवि की इनकम, और बी क्या है, वो है मोहित की इनकम। ए प्राइम क्या है, वो है रवि की बदली हुई इनकम, कहने का मतलब रवि का एक्सपेंडिचर। और ऐसे ही बी प्राइम है मोहित का एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम में से कुछ कम हो रहा है। डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों बराबर है, ये जो कि यहाँ पे -1400, 1400 क्योंकि घट रहा है दोनों में। तो अब सीधे सीधे इसको हम अपना डेल्टा बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये है डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। बी यानी कि यहाँ पे क्या है, मोहित की इनकम, कैपिटल एम, बराबर बाद का रेशियो, बाद का रेशियो 8:11 माइनस पहले का रेशियो
5:6 डिवाइडेड बाई चेंज का रेशियो। चेंज क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी यानी दोनों की सेविंग बराबर है 1400, तो रेशियो 1 हो गया, माइनस बाद का रेशियो। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -7/6/3। इससे हमारी इक्वेशन फिर हो गई कि m/1400 बराबर 18/7। m हमारा आ गया 3600, ठीक है। और m 3600 आ गया। r हमें पता है 5/6 इसका, रोहित की इनकम, तो ये 5/6 ऑफ 3600, तो ये 3000। तो रोहित की इनकम भी आ गई 3000, मोहित की इनकम 3600। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ज्यादा हमें टाइम लगा नहीं, अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करने लग जाते तो काफी टाइम लग जाता। तो इस ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। इसमें कुछ नंबरिंग की गड़बड़ है, नहीं नहीं ठीक है, 13 के बाद 14 ही आया, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 दिया गया हमें, और बोला है कि खर्चा ए का क्या है, वो उसकी इनकम का 3/5 है, और बी का है वो उसकी इनकम का 1/2 है, ठीक है। तो यानी कि अगर 3/5 ए में से ही घटा ले तो 2/5 ऑफ ए हो गया खर्चा ए का, ठीक है। और ऐसे ही ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए। और अगर बी का आधा इनकम खर्चे में जा रही है तो, एक सेकंड, 3/5 ही गया ऐसे भी, तो 3/5 ऑफ ए हो गया ए का एक्सपेंडिचर, और आधा ऑफ बी इनकम हो गया ये एक्सपेंडिचर बी का। तो ये चीज दी गई है। अब इसमें बोला गया कि दोनों के खर्चे में अंतर क्या है, वो है 8,000। तो इसमें 8,000 बोला गया है कि दोनों के खर्चे में अंतर है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि 3/5 ए माइनस हाफ बी, ये भी हो सकता है 8,000। और या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि हाफ बी माइनस 3/5 ए, क्योंकि इसमें ये नहीं पता है अभी हमें कि बड़ा कौन है, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि ये बड़ा इससे ये या उससे घटा है, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस लिख दिया है। तो ये चीज इसने बोल दी है कि ये ऐसा है। तो अब इसने कहा है कि पूछ लिया है कि भाई बताओ बी क्या है। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि चलो ये मान लेते हैं 3/5 ए माइनस हाफ बी है 8,000, ठीक है। और इसमें से जो भी सही होगा उससे सही वैल्यू आएगी, और जो गलत अगर हमने कोई चूज किया होगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, जो कि ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे गलत है। तो अब क्योंकि बताया 3/5 ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ बी है 8,000, और ए है 5/4 बी का, तो 3/5 ऑफ 5/4 बी माइनस b/2, ये है 8,000। तो ये हो गया 3/4 माइनस 1/2 बी, यानी b/4। इससे बी हमें क्या पता चल गया, 4 × 8,000, यानी कि 32,000। तो 32,000 जो है वो बी की इनकम सीधे सीधे आ गई। अगर हम बाई चांस ले लेते कि हाफ बी माइनस 3/5 ए बराबर 8,000, मान लेते हैं कि हमने गलती से ये वाला ले लिया होता, तो इसमें क्या हुआ होता। तो हम इसमें उल्टी चीज करते हैं, तो ये होता 3/5 इंटू 5/4 बी, ठीक है। तो इसमें ये होता हाफ -3/4 बी, यहाँ होता -b/4। तो -b/4 अगर 8,000 है
तो बी तो नेगेटिव आ जाता, तो ये तरीका हमारा गलत होता है। तो इससे ऑब्वियसली समझ आ जाता है कि वो गलत है, तो हम इसी को लेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जानबूझ के कि थोड़ा सा टाइम लगे स्टूडेंट को। तो बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे पता चले कि गलत आंसर है। नेगेटिव आंसर आ रहा है तो कभी भी इनकम नेगेटिव हो नहीं सकती, तो गलत होता हो। तो बी इसमें 32,000 आ गया है हमारा आंसर। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ टू वेराइटीज ऑफ टी इज ₹360 per kg and ₹450 per kg, respectively. If both the varieties are mixed in 2:3 ratio, what is the price of mixture per kg? तो अब देखो इसमें बात क्या है कि वेराइटी वन जो है उसके बारे में बोला गया है कि वो है ₹360 पर केजी, और वेराइटी टू जो है वो है ₹460 450 पर केजी, और फिर बोल दिया है कि दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा कैसे किए जाते हैं कि जब हमें मिक्सचर का प्राइस निकालना होता है तो वो होता है V1 इंटू पहली वैरायटी इंटू उसका पार्ट क्या है रेशियो में, P1 प्लस वैरायटी टू इंटू P2। यहाँ पे P से कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैं सीधे प्राइस ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे P का मतलब पार्ट है। तो ये पार्ट के हिसाब से आ जाता है। ये एक तरह से वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं, वैसा ही काम हो रहा है। तो अब V1 हमें 360 पता है, पहले का पार्ट कितना है टोटल में, तो 2:3 रेशियो है, तो 2/2 + 3 है पहले का पार्ट। ऐसे ही ये है 450, और इसका पार्ट क्या है, 3 है 2 + 3 में। तो ये हो जाएगा हमारा 360 इंटू 2/5 प्लस 450 इंटू 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 414। तो हमारा आंसर आ गया 414 प्राइस है। अगर दोनों को 2:3 रेशियो में बांटा जाए आपस में, तो 414 जो है वो मिक्सचर का प्राइस आ जाएगा। या इसको अगर यूनिट में लिखें तो ₹414 पर किलो। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम मेजॉरिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया हमने रेशियो का। अगली क्लास में हम प्रोपोर्शंस को भी करेंगे। तो अब हम आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग तरह का है, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है। तो इसमें बताया है द प्राइस ऑफ अ सेमी प्रेशियस स्टोन weighing 60 ग्राम is ₹3 लाख. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio 2:3. If the price is proportional to square of the weight, find the loss incurred. तो देखो इसमें बोला क्या गया है कि प्राइस जो है वो प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं के। तो ये हमारा प्राइस का इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें इसने बोला है कि 60 ग्राम का प्राइस है 3 लाख। तो 3 लाख इज इक्वल टू के टाइम्स 60 स्क्वायर। हमें देखो के निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें लॉस पूछा है। के निकाले बिना भी मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज इसमें बोली कि दो हिस्से में बांट तोड़ दिया 2:3 रेशियो में। तो जब 60 ग्राम को 2:3 रेशियो में तोड़ा, तो हर एक पार्ट कितना आया, तो पहला आ गया 2/2 + 3 और 60। हमने सीखा था कि पार्ट्स कैसे निकालते हैं। दूसरा आ गया 3/2 + 3 और 60। ठीक है, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 36। तो ये दो पार्ट्स में बटे हैं। तो अब दोनों की अगर वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k इंटू
24 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी के इंटू 36 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस क्या है, वो के इंटू वेट स्क्वायर है। ठीक है। तो अब इसने पूछ दिया है कि इसमें लॉस भाई कितना है, घाटा कितना है, ये निकाल दो। तो लॉस हम देख लेते हैं। लॉस क्या है कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो माइनस बाद का, तो ओरिजिनल था के इंटू 60 स्क्वायर माइनस के इंटू 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, ये बाद का था क्योंकि वैल्यू। ठीक है। तो ये आ जाता है कि इसको अगर हम के इंटू 60 स्क्वायर ही रखते हैं कॉमन सब में, तो यहाँ 1 आएगा, और ये हो जाएगा 24/60 का स्क्वायर माइनस 36/60 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, तो के इंटू 60 स्क्वायर हमें पता है 3 लाख है, तो इधर 3 लाख तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, इंटू एक माइनस, तो ये है 2/5, और ये है 3/5। तो 1 - 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25 और 9/25। तो ये है 3 लाख इंटू 25 - 11/25। 25 - 11 होता है, नहीं, नहीं 13, सॉरी, 25 - 13 होता है 12। तो 12 इंटू 3 लाख/25, तो ये जाएगा 12,000 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1,44,000। तो हमारा लॉस कुल हुआ 1,44,000 का। तो ये रेशियो के साथ साथ, मतलब थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाना पड़ा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने रेशियो के जितने टाइप के भी क्वेश्चन सीजीएल में आए हैं उन सबको कवर कर लिया है। अगले क्लास में हम परसेंटेज करेंगे, और ऐसे फिर करके धीरे धीरे बाकी भी टॉपिक्स हम अरिथमेटिक के, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के सब कुछ कवर करेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन वीडियोस को देखें। जो भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट्स में भी पूछें, वरना हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जब टेलीग्राम फिर से अनबैन होगा तो आप उसको भी ज्वाइन करें, वहां भी पूछें। वहां पे हम रेगुलरली धीरे धीरे और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स भी बना के डालेंगे, ताकि आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और इस तरह हम एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस टाइम के पहले खत्म कर देंगे, ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको कमी लगी हो तो प्लीज जरूर कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।